वेलकम बैक टू द लीगल कैप्सूल। मैं हूं मानसी और आज हमारा जो विषय है और हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो बहुत दिलचस्प है और एक लैंडमार्क निर्णय पर आधारित है। हमारी स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिख रहा है, डीएनए रिपोर्ट ने पलटा पासा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर है। और आज जो हमारा मुख्य फोकस होने वाला है वो सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर है कि पिता नहीं तो भरण पोषण भी नहीं। अक्सर अदालतों में ये बहस होती है कि वैवाहिक संबंध के दौरान बच्चे जो जन्म लेते हैं उनकी वैधता ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर जो वैज्ञानिक साक्ष्य जैसे डीएनए है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी विषय की विधिक विश्लेषण करेंगे, एक कह सकते हैं लीगल पोस्टमार्टम करेंगे। तो पहले आप आइए कहानी की शुरुआत हम लोग कर लेते हैं, तब फिर हमें ये समझ में आएगा। देखिए, इस पूरे मामले की जो शुरुआत है वो 2016 में होती है। 2016 में एक जोड़े की शादी होती है, यानी एक लड़का और एक लड़की अपने वैवाहिक संबंध के रिश्ते में बंधते हैं। और शुरुआत में दोनों का जो जीवन है वो बड़ा अच्छा, बहुत मस्त चल रहा था। वैवाहिक जीवन सामान्य तरीके से चल रहा था, जैसे ओवरऑल सभी का चलता है। धीरे धीरे होता क्या है कि उनके रिश्ते में तनाव बढ़ने लगता है, छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगते हैं और समय के साथ जो स्थिति है वो इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि यह मामला सीधा पहुंच जाता है कोर्ट तक। अब पत्नी जो थी उसने अपने पति के ऊपर आरोप लगाया कि उसके साथ जो है, जो पति के घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो उनके साथ घरेलू हिंसा जैसी चीजें करते हैं, यानी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है हमारे साथ। और इसके बाद उसने घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, इस अधिनियम के तहत जो है भरण पोषण की मांग कर ली। इसमें देखेंगे कि इस अदालत में ये जो है मामला इसी अधिनियम के तहत दायर भी किया गया था, इसे आप नोट कर सकते हैं। अधिनियम कौन सा है? अधिनियम है आपका घरेलू हिंसा, है ना, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसके तहत ये मामला दर्ज किया जाता है। अब जो पत्नी थी उसमें क्या मांग की, तो इसमें मैंने बताया कि पहली बात उसने अंतरिम भरण पोषण की भी मांग रखी। पति, इसके अलावा आप देखिए और क्या क्या बातें हैं इसमें, तो थोड़ा हम समझेंगे इसको। देखिए, जो पत्नी है उसने कहा कोर्ट से कि उसे और उसके बच्चे को हर महीने आर्थिक सहायता यानी अंतरिम भरण पोषण दिया जाए ताकि वो अपने बच्चे का खर्च चला सके। यानी मामला अब सिर्फ पति पत्नी के विवाद तक नहीं है, अब वो कह रही है कि हमें अपने पालन पोषण, हम अपने बच्चे का पालन पोषण और साथ ही साथ हम अपने जीवन की जो है जीवन यापन के जो साधन है उनमें हम सक्षम हो सके, इसलिए आप हमें क्या करेंगे, यानी पति जो है उसका क्या करेगा, भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाएगा। अब ये कानूनी मुद्दा है, जिम्मेदारी जो है कानूनी मुद्दा बन जाता है। अब आगे देखिएगा, कहानी में ट्विस्ट अब आगे आएगा, एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। पति जो है वो कोर्ट में एक गंभीर दावा करता है, उसने सीधे सीधे बच्चे के पितृत्व पर सवाल उठा दिया। उसका कहना है कि भैया बच्चा मेरा है ही नहीं। यानी पति ने सिर्फ भरण पोषण देने से इनकार नहीं किया, बल्कि उसने ये तक कह दिया कि उसका जो बच्चा है वो उसके जैविक संबंध से उत्पन्न ही नहीं हुआ है, यानी जो पिता है उसने पितृत्व से इनकार कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब अपनी बात को वो पति जो है वो साबित करने के लिए अदालत में कहता है कि मैं डीएनए टेस्ट करवाने का बात रखता हूँ, यानी मैं मांग रखता हूँ कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए। अब डीएनए टेस्ट कोई सामान्य आरोप नहीं होता है, ये वैज्ञानिक साक्ष्य है ना? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जो डीएनए होता है, डीएनए टेस्ट होता है, इसमें ये पता लगाने के लिए किया जाता है कि जो व्यक्ति है उसका जो बच्चा है क्या उसके खून से उसका वास्तविक रिश्ता है या फिर नहीं है। तो ये आप देखेंगे कि इसमें ये चीज का जो है पता लगाया जाता है। अब जब डीएनए टेस्ट करवाया गया ना, तो उसकी रिपोर्ट में ये साफ साफ आ गया कि पति जो है बच्चे का जैविक पिता नहीं है। सच में ये साबित हो गया और यहीं से पूरा मामला जो है वो कानूनी रूप से और जटिल हो जाता है।
क्योंकि अब अदालत जो है उसके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया था। क्या कानून की पुरानी धारणा मानी जाए या फिर विज्ञान की रिपोर्ट मानी जाए? अब क्या है पुरानी कानूनी धारणा और क्या विज्ञान की रिपोर्ट कहती है, अब इसमें हम लोग थोड़ा अंतर समझेंगे। अब यहीं पे आएगा आपका सुप्रीम कोर्ट, यहीं पे एंट्री करता है सुप्रीम कोर्ट। जब ये मामला धीरे धीरे निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट से होता हुआ जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तो इस केस की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह। तो ये दो लोग हैं, इनका नाम देख लीजिए, और इनकी बेंच जो है इसकी सुनवाई करती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत स्पष्ट रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर डीएनए टेस्ट जैसी वैज्ञानिक रिपोर्ट साफ तौर पे ये साबित कर रही है कि संबंधित व्यक्ति बच्चे का जैविक पिता नहीं है, तो व्यक्ति पर बच्चे के भरण पोषण की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब वैज्ञानिक साक्ष्य पर जो है पूरी तरह मजबूत है, पूरी तरह सच बता रहे हैं, तो केवल पुरानी धारणाएं जो हैं उनके आधार पर किसी व्यक्ति का जो है उसको मजबूर नहीं किया जा सकता भरण पोषण के लिए या किसी भी काम के लिए। यानी अदालत ने यहाँ पे साफ कह दिया कि न्यायालय अब केवल अनुमान पर नहीं बल्कि प्रमाणित सच्चाई पे चलता है, प्रमाणित सच्चाई पर जोर देता है। अब यहाँ पे एक बात यह है कि अब आपके मन में सवाल ये होगा, यहाँ पे जो मुख्य फैसला आया ये मैंने आपको लिख के भी बता दिया है। अब एक सवाल आपके सामने होगा, आपके मन में होगा, अगर आप गहराई से समझ रहे होंगे इस केस को, तो जो बच्चा है वो किसका है, ये सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल है। तो भाई अब यहाँ पे बहुत मानवीय और संवेदनशील सवाल आपके सामने है। अगर पति को भरण पोषण देने से मुक्त कर दिया गया तो बच्चा किसका होगा? आखिर बच्चे की क्या गलती है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पहलू को गंभीरता से देखा। कोर्ट ने मां की वो अपील खारिज कर दी जिसमें बच्चे के लिए पति से भरण पोषण की मांग की गई थी, लेकिन अदालत में यह सुनिश्चित किया गया कि बच्चा बेसहारा नहीं रहेगा, है ना। ये भी बात तय की गई कि भाई बच्चा बेसहारा ना रह जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिया कि वो जो बच्चा है उसकी स्थिति का आकलन करे, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य और अन्य जो जरूरी बातें हैं, अन्य जो जरूरी जरूरतें हैं उसको जो है ध्यान में रखें। यानी अदालत ने साफ कहा कि बच्चे का जो कल्याण है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अधिकार होते हैं आम नागरिकों के, है ना। यानी यहाँ पे बच्चे का कल्याण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया। अब इसे आप इस तरह से समझते हैं कि अगर मैं पूरे फैसले को बिल्कुल आसान वे में समझाऊं 2-4 लाइन में, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर वैज्ञानिक जांच यानी डीएनए टेस्ट ये साबित कर दे कि किसी व्यक्ति का बच्चे से जैविक रिश्ता नहीं है, तो वो व्यक्ति कानूनी रूप से बच्चे का भरण पोषण देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही अदालत ने यह भी दिखाया कि न्यायालय केवल कानून की कठोरता को नहीं देखता बल्कि बच्चे के भविष्य और उनके कल्याण पर भी ध्यान देता है। यानी ये जो फैसला आपने देखा पूरी तरह से ये अदालत ने विज्ञान, कानून और मानवीय संवेदना तीनों के बीच संतुलन बनाने की इसमें कोर्ट ने कोशिश की। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आपने सारी चीजें समझ ली, यहाँ पे क्या सब चीजें हैं ये, यानी राज्य की इसमें भूमिका जो बताई गई कि सुप्रीम कोर्ट ने माँ के मांग को तो खारिज किया, लेकिन ये बच्चे के लिए जो है महिला विकास में ये भी बातें जाती हैं। अब आगे आ जाइए। अब इसमें हम इस पूरे खबर का करेंगे लीगल पोस्टमार्टम और हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम से क्या रिलेवेंट है इसमें। तो इसमें विधिक विश्लेषण में इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सबसे बड़ा पेचीदा सवाल था यही इसमें खड़ा था कि आखिर ज्यादा मजबूत क्या माना जाए, पुराने कानून धारणा को माना जाए या फिर हमारा आधुनिक जो विज्ञान का सच है उसे हम माना जाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए मामला सिर्फ भरण पोषण का नहीं है, असली विवाद इस बात पर है कि अगर एक बच्चा शादी के दौरान पैदा हुआ तो क्या सिर्फ इसी आधार पे पति को उसका पिता मान लिया जाए, भले ही डीएनए टेस्ट साफ साफ कुछ और कह रहे हूं। यानी कोर्ट ने ये तय कर जो है किया या उसको ये करना था कि जो डीएनए टेस्ट है इसकी जो रिपोर्ट है कानून में पहले से बनी हुई उस अवधारणा को तोड़ सकती है जो ये मानती है कि शादी के दौरान जन्मा बच्चा
पति का ही माना जाएगा। मैंने आपको दो चीज यहाँ पे बताई, अगर आपने ध्यान दिया हो। मैंने कहा एक पुरानी अवधारणा है ना, पुरानी अवधारणा मैंने अभी बताया आपको, अवधारणा, और मैंने कहा आपको जो है वैज्ञानिक साक्ष्य, है ना, वैज्ञानिक साक्ष्य, आधुनिक वैज्ञानिक साक्ष्य। अब यहाँ पे मैंने बताया कि जो पुरानी अवधारणा है वो क्या कहती है, वो कहती है कि शादी के बाद, है ना, शादी के बाद जो बच्चा जन्म लेगा, जन्मा बच्चा जो होगा वो किसका होगा, वो होगा पति पत्नी का, जो इस समय शादी के बंधन में है ना। अब यहाँ पे वैज्ञानिक साक्ष्य ये भी कहता है कि भाई डीएनए जो टेस्ट है, अगर इसमें ये साबित हो जाए कि बच्चा उसका नहीं है तो भाई ये भरण पोषण से मुक्त हो सकता है। तो यहीं पे देखिएगा इन्हीं दोनों में लड़ाई है, इन्हीं दोनों में लड़ाई थी। यानी कोर्ट को ये तय करना था कि जो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है वो कानून में जो है पहले से ये जो बनी अवधारणा है क्या इसको तोड़ सकती है। जो ये मानती है पुरानी अवधारणा कि शादी के बाद जो जन्म लेगा बच्चा वो किसका होगा, वो पति का होगा। तो ये बातें यहाँ पे थी, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा आपका कानून क्या कहता है ना। कानून के बारे में हम समझेंगे तो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा है 112। अब इस धारा में ध्यान दीजिएगा, इस धारा में जिसे अब आप इसे कानून में भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए के नाम से आप इसे जानते हैं, और इसमें भी आप पढ़ा जाएगा ये सेक्शन को। तो ये चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण कानूनी धारणा है। और ये धारा कहती है कि अगर किसी बच्चे का जन्म जो पति और पत्नी है इनके वैध विवाह के दौरान हुआ तो कानून ये मान लेगा कि जो बच्चा है वो किसका है, वो उसी पति का है। ठीक है, इसे आप देखेंगे तो इसे आप कानूनी भाषा में निश्चायक सबूत कहते हैं, है ना, इस चीज को। अब देखिए मतलब सामान्य परिस्थितियों में कोर्ट इस बात को अंतिम सत्य मानती है कि बार बार इस पर सवाल नहीं उठाती। इस नियम को बनाने का इनका मकसद यही था कि देखिए इसके पीछे उद्देश्य भी रहा होगा ताकि जो परिवार की स्थिरता है वो बनाया रखा जाए, बच्चे की वैधता को सुरक्षित रखा जाए, समाज में बच्चे को अवैध कहकर अपमानित होने से बचाया जा सके, है ना। तो यहाँ पे ये चीजें लागू होती हैं। लेकिन जहाँ पे आप मेंटेनेंस की बात करोगे तो अगर बच्चा उसका नहीं है, मतलब साबित नहीं होता है, तो वो भरण पोषण नहीं देगा, माना जाएगा उसी का बच्चा, क्योंकि शादी के दौरान हुआ, ये आपका कानून भी कहता है ना। तो अदालत में दोनों की बहस हुई, माँ की जिद अलग थी, है ना। पत्नी एक तरफ कह रही थी कि पत्नी का कहना था कि जो बच्चा है शादी के दौरान पैदा हुआ है, इसलिए कानून जो है अपने आप ये मानता है कि बच्चा पति का है। उन्होंने कहा कि धारा 112 साफ तौर पर बच्चे को वैध मानती है, इसलिए पति अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। यानी सीधे भाषा में कहें तो पत्नी कह रही है कि जब कानून खुद कह रहा है कि बच्चा वैध है, अब डीएनए टेस्ट दिखाकर पति भरण पोषण से कैसे बच सकता है। लेकिन अब एक तरफ तो ये आप देखेंगे तो ये पत्नी की बातें थी, अब दूसरी तरफ तो जो पति है वो भी तो अपनी दलील देगा ना, तो वो भी उसका भी कहना बिल्कुल अलग। भाई वो कह रहा है कि भाई आजकल का विज्ञान जो है बहुत आगे बढ़ चुका है और डीएनए टेस्ट जैसे वैज्ञानिक साक्ष्य ये साबित कर रहा है कि मैं बच्चे का जैविक पिता नहीं हूं, तो सिर्फ पुरानी कानूनी अवधारणा के आधार पर मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उसका कहना था कि अदालत को वास्तविक सच को देखना चाहिए, ना कि कोई कानूनी अनुमान लगाना चाहिए। अब ये पति पत्नी की दलील है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा भैया, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट का रीजनिंग जो है, यानी कोर्ट ने बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच अपनाया है। इसमें कोर्ट ने कहा है कि भरण पोषण की जो जिम्मेदारी है वो केवल कानूनी रिश्ते पर नहीं बल्कि वास्तविक जैविक संबंध पर आधारित होती है। अगर वैज्ञानिक साक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट से ये बता रहे हैं कि संबंधित व्यक्ति बच्चे का पिता नहीं है और उस डीएनए रिपोर्ट की जो चुनौती है उसको नहीं दी जा सकती, तो कोर्ट जो है उस वैज्ञानिक साक्ष्य को नजरअंदाज नहीं करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून का उद्देश्य सच्चाई से आंख बंद करना नहीं होता है। अगर विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि जो व्यक्ति है वो उसका पिता नहीं है, तो बच्चे का जो पालन पोषण का बोझ है वो न्याय संगत नहीं है उस व्यक्ति पर डालना, है ना।
अब इसमें देखिए इस फैसले से क्या कानून बना, नया कानून क्या निकल के आया है। तो भाई आप देखेंगे कि ये पुरानी धारणा है जो सत्य पर आधारित बताता है ना, ये भी हमने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊं इसमें क्या नया कानून बनता है इस पूरे खबर में। इस फैसले में महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत निकलकर सामने आया। कोर्ट ने संकेत दिया कि जैसे जैसे विज्ञान और तकनीकी आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कानून को भी वास्तविक सच्चाई के साथ चलना चाहिए। पुराने कानूनी जो अनुमान है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर उनके विपरीत कोई मजबूत साक्ष्य मौजूद है तो अदालत उसे अनदेखा नहीं करेगा। यानी न्यायालय सिर्फ परंपरा, धारणा, इन सब चीजों पर नहीं चलता है, बल्कि उसे प्रमाणिक सत्य की जरूरत होती है। वो प्रमाणिक सत्य पर ज्यादा जोर देता है ना। यानी एक इजी वे में कहूं तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ कहा है कि अगर विज्ञान ने साफ बता दिया है कि कोई व्यक्ति बच्चे का जैविक पिता नहीं है, तो सिर्फ पुरानी कानूनी अनुमान के आधार पर उसे हमेशा जिम्मेदार आप नहीं ठहरा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये बातें आपको जैविक संबंध के रूप में निकल के सामने आती है। यानी अदालत ने कहा न्याय का आधार आखिरकार सच्चाई ही होनी चाहिए, सिर्फ धारणा नहीं होना चाहिए। अब ये पूरा आपने देखा है इसमें धारणा के बारे में। अब आइए इस खबर से जुड़ा मैं आपको एक एमसीक्यू दे रही हूँ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत निश्चायक सबूत की धारणा को तोड़ने के लिए पारंपरिक रूप से क्या साबित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिएगा पक्षकारों के बीच पहुंच का अभाव, है ना। तो ये चीज आप देखेंगे ये आवश्यक था। इसमें देखिएगा हालांकि 112 जो है धारा 112 अब बीएनएस के संगत धारा है, पारंपरिक रूप से केवल नॉन एक्सेस की अनुमति देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब डीएनए को एक निर्णायक माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भाई पक्षकारों के बीच पहुंच का अभाव यानी नॉन एक्सेस जो है वो उसकी अनुमति यहाँ पे देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपका एक मेंस लेवल का प्रश्न जिसे आप पीसीएसजे, एपीओ, एलएलबी, बीएलएलबी जैसे एग्जाम में आप कभी ना कभी देख ही लोगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, एलएलबी बीएलएलबी कर रहे हैं, तो आप आगे चलकर कंपटीशन करेंगे, एआईबी जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम देंगे, तो ये बहुत जरूरी है, आपके मेंस में बहुत ये हेल्प करेगा। प्रश्न क्या है, वैज्ञानिक प्रगति और प्राचीन विधिक उपधारणाओं के बीच संघर्ष न्यायशास्त्र के लिए एक नई चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया निर्णय के आलोक में साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 की वर्तमान प्रासंगिकता का परीक्षण करें, है ना। ये आपके सामने प्रश्न है और इसे आप 250 वर्डों में लिखिएगा। लिखकर आप हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो आप जेसीआई आंसर राइटिंग के नाम से सर्च करिएगा, आपको टेलीग्राम को वो ग्रुप मिल जाएगा जिसमें हजारों बच्चे जाके अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, हजारों तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे आपके जैसे बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आंसर का और अपनी जो मेंस की परीक्षा है उसको और मजबूत दिशा दे रहे हैं। तो आप भी इसमें सहभागी होइए और अपने एग्जाम को और बेहतर करने में लग जाइए। तो ये चीज़ें जब आप करोगे तो आपके अंदर एक समझ बढ़ेगी और आंसर राइटिंग की फ्रेमिंग आपके दिमाग में चलने लगेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे भारतीय भविष्य का न्यायशास्त्र, विज्ञान और कानून का संतुलन। यहाँ पे आप देखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, भैया अंध उपधारणा जो पुरानी है और जो वैज्ञानिक प्रगति है इस पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। ये माना तो जाएगा, लेकिन इसके अगर ये ज्यादा मजबूत साक्ष्य है तो इसको इतना जो है कह सकते हैं वसूल या फिर वजूद नहीं देंगे इसका, है ना। यहाँ पे देखेंगे ये सारी चीजें मैंने आपको बताया, है ना। यानी कानून को प्रगतिशील होना चाहिए। जब विज्ञान 99.9% सटीकता दे रहा हो तो समाज और न्यायालय को अंध उपधारणाओं से बाहर निकलकर आना होगा, बाहर निकलकर रहना चाहिए। ये रही आपकी पूरी की पूरी द लीगल कैप्सूल की क्लास और इसमें आपने समझा डीएनए टेस्ट क्या है और डीएनए टेस्ट के आधार पर आप किस तरह से जो है भरण पोषण की जिम्मेदारी से बच सकते हैं। तो ये एक पतियों के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी राहत है। तो ये खबर रही और ये रही पूरा विश्लेषण हम लोगों का। चलिए मिलते हैं हम आपसे कल की एक नए न्यूज के साथ, नए खबर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी।